हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि अभी हम सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं एक एक कर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब एक महीना ही बचा हुआ है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। और ये है आपका दोस्तों 2020 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनका मैं पहले डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके एक एक सैम्पल पेपर, ठीक है ना, लगभग मैं 20 सैम्पल पेपर आपके सामने डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कम से कम ये हैबिट हो जाए कि किस क्वेश्चन में कैसे हमको प्रोसीड करना है, क्या लिखावट करनी है और कैसे सवाल को हैंडल करना है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे दोस्तों कि ये जो सेक्शन है, ये 4 सेक्शन में आपके पेपर बटे रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जहाँ पे सेक्शन ए में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। आइए अब आप मेरे साथ सॉल्व कर और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर जिन बच्चों को लगता है कि सर है ना प्रैक्टिस करना अच्छा है तो अच्छी बात है, जिनको लगता है कि नहीं हमको बहुत कुछ आता है तो फिर कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को पॉज करें और बोर्ड पे जो सवाल दिए गए हैं पहले उसे खुद से सॉल्व करें, है ना, तो ज़्यादा आप लोग सीख पाएंगे। फिर भी आइए मैं सारे बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, तो जो बच्चे कमज़ोर हैं वो फिर से एक बार देखें। और अब आपका अगर मैं सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो आपके सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन को एक एक कर मैं समझाते चला जाऊँगा, है ना। सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15। कहता है दोस्तों मीन है अगर 14 और मीडियन अगर दिया हुआ है 15, तो वैल्यू फाइंड करना है मोड का। तो जिन लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि सर मोड बराबर जो होता है वो होता है 3 टाइम्स मीडियन के माइनस 2 टाइम्स मीन के। बस इस फार्मूला पे आप पुट कर देंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मीडियन कितना है दोस्तों 15, पहला वाला मीन है, दूसरा वाला मीडियन है, तो आप मीडियन वैल्यू पुट कीजिएगा, ये नहीं कि 14 पुट कर दीजिएगा। फिर 2 टाइम्स मीन, मीन कितना है 14 है। तो आप बोलेंगे सर 15 तिये 45 हो गया और 14 दूनी 28 हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7 होगा दोस्तों। अंत में यूनिट डिजिट 7 है, इसलिए ऑप्शन ये मारिए, निकल जाइए। और जिनको पूरा घटाना है तो फिर यहाँ पर 17 कर दीजिए। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ना, मेरे साथ साथ आप लोग उतारते चलेंगे, ठीक है। तो एक एक कर मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन देखिए आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि सर मैं कोई और क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 2020 का, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर मैथमेटिक्स है स्टैंडर्ड थ्योरी, है ना, गणित मानक सैद्धांतिक, और ये था है ना सेट 3 जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर है। देखिए कुछ आपका पेपर हूबहू ऐसा ही मिलेगा दोस्तों, तो शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए, है ना। नीचे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना आपको कि टाइम अलॉटेड 3 आवर्स है, फिर मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का है, और इस तरह का आपको पेपर वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों, है ना। तो प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 40 क्वेश्चन, सारे कुछ दिए हुए हैं। और मैं यहाँ पे कुछ पढ़ दे रहा हूँ कि 15 मिनट्स टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको एग्जाम में दोस्तों 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। 10:15 में आपके क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे पहुँच जाएंगे, और फिर फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 AM द स्टूडेंट विल रीड द क्वेश्चन। और जो 10:15 से जो 10:30 में जो 15 मिनट का गैप है ना दोस्तों, वो आपको मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था ना कि क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं था और टाइम शुरू हो जाता था, लड़के लोग हड़बड़ा जाते थे। तो आप लोग अभी पेशेंस रख के आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे कितने सेक्शन बने हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल 4 सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है दोस्तों वो 1 से लेके 20 क्वेश्चन है उसमें, और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी जो है 21 से आपको 26 तक दिखेगा, 6 प्रश्न हैं इसमें और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। जबकि सेक्शन सी जो है 27 से लेकर 34 तक है
और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 8 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और सेक्शन डी की बात करूं मैं तो 35 से 40 तक है, 6 प्रश्न होंगे टोटल क्वेश्चन, 4 अंक के। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ देना चाहते हैं एग्जाम, वो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी आप देख रहे होंगे इस साइड हिंदी है तो इस साइड इसी क्वेश्चन का इंग्लिश है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर से आप देखिए कि इस साइड हिंदी है तो इस साइड सर आपका इंग्लिश पैटर्न है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और आपको वहाँ पे बस आंसर देना रहता है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन चूँकि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप सॉल्व करके भी दिखाएंगे ना। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आइए एक एक कर मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दी क्वाड्रेटिक, है ना। वीडियो को पॉज कर सारे बच्चे खुद से सेल्फ बनाना पहले शुरू करेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज़, क्या बोला फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़। अब कंडीशन दिया, पहला ऑप्शन आपको दे रहा है सर k = 4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है k > 4, तीसरा ऑप्शन दे रहा है k = 16 और चौथा ऑप्शन दे रहा है दोस्तों k <= 4। तो आप जानते हैं सर फॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम जानते हैं कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की क्या होती है सर, d > 0। ठीक है, तो अगर सर डिस्टिंक्ट रूट बोलेगा तो d > 0 की बात करेंगे तो k का वैल्यू हमेशा मेरा क्या आना चाहिए सर, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो हम यहाँ पे बस क्राइटेरिया पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट कब मिलेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन क्या हो, 0। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो आइए सर d की वैल्यू अगर हम b² - 4ac लिखें तो b यहाँ पे कितना है, -4। कांस्टेंट यहाँ पे a की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट और c का कांस्टेंट वैल्यू k है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सॉल्व करिए पहले इसको, तो 16 हो गया, यहाँ से -4k हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि डिस्टिंक्ट रूट का जो कंडीशन होता है, पहले तो हम तो यहाँ पे ये d का वैल्यू निकाल लिए आराम से। जैसे ही d का वैल्यू निकाल लिए तो अब डिस्टिंक्ट रूट का कंडीशन ये होता है ना, तो आप 16 - 4k ग्रेटर देन क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है ना, अब इस 16 को उधर भेज दीजिए तो -4k ग्रेटर देन माइनस का 16 हो जाएगा और यहाँ से ये कट गया। तो आप देखें दोस्तों k का वैल्यू ग्रेटर देन क्या आया, 4 आएगा, क्योंकि 4 से तो ये कटा ना। तो आपने देखा सर k के किस वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन जब एक एक करके डिस्कस करूंगा ना तो आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है ना, आइए दोस्तों अपना समय लेंगे, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जैसे ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे तो यहाँ पे सर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ये और में ये। अब इन दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो और कर 2 ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा। तो आप या तो ऊपर वाला बनाएं या तो नीचे वाला बनाएं। तो जिन लड़कों को ऊपर वाला आता है वो वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला बनाएं, जिन लड़कों या लड़कियों को नीचे वाला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना आसान लगता है तो नीचे वाले सॉल्व करें। आप लोग के लिए मैं सारी कंडीशन को ले रहा हूँ और वाला भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से कि सर आखिर हम लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि AP से है और AP का क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। सर पहला टर्म AP का 5 है और लास्ट टर्म जो है 45 है और सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज़ 400 और पूरे टर्म का अगर हम सम करें तो 400 है। तो कह रहा है नंबर ऑफ़ टर्म्स बताइए। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर मैं सोल्यूशन 1 करूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे सर हेयर फर्स्ट टर्म मतलब a 5 है, लास्ट टर्म मतलब l कितना दिया दोस्तों 45 और हमको यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है। ठीक है ना, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि सर सम ऑफ n टर्म्स दे रहा है ना, कितना दे रहा है दोस्तों 400,
है ना। n टर्म्स का सम 400 है, तो हमसे पूछा नंबर ऑफ़ टर्म्स बताइए। तो अगर किसी भी, है ना, ने अगर AP अगर ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ पे सर आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं AP को। अगर आपसे पूछा जाता है सर nth टर्म ऑफ एन AP बताइए, तो आप क्या बोलते थे सर, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। ठीक है, अगर आपको nth टर्म ऑफ AP पूछे, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम इंड से पूछता था, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर nth टर्म ऑफ एन AP स्टार्टिंग से पूछता है या n टर्म ऑफ एन AP पूछता है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म अगर AP का इंड से पूछता है तो फार्मूला था दोस्तों l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सम ऑफ n टर्म्स पूछता था तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं दोस्तों, और अगर सम ऑफ n टर्म्स पूछे जबकि फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम था तो फार्मूला होता था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। तो ये 4 बेसिक फार्मूला थे दोस्तों जो आपको याद करना है। तो आप देख रहे होंगे सर a मालूम l मालूम, तो हम सम निकालने का 2 फार्मूला यूज़ करते थे, जब हमको स्टार्टिंग से पता हो और जब हमको इंड लास्ट टर्म पता हो, तो ये यूज़ कर लीजिए। हो गया सवाल ख़त्म। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सर n का वैल्यू तो हमको निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है ना, अब जो दिया हुआ वहाँ पुट करिए तो 400। n तो निकालना है सर, a का वैल्यू हमको मालूम है 5 है और l का वैल्यू हमको मालूम है 45 है। तो अब आप देख रहे होंगे सर 400 बराबर n/2 और इंटू में 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर अगर हम इसको काटना चाहें तो इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, और 5 के टेबल से अगर इसको काटे तो 5 8 या 40, तो यहाँ से आपने देखा कि n का वैल्यू आ जाएगा 16। तो ऑप्शन डी आपका क्या हुआ दोस्तों, करेक्ट हुआ। ठीक है, अब कोई लड़के बोलेंगे सर ऊपर वाला तो हमको फॉर्मूला याद ही नहीं था, हम तो नीचे वाला बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाला बनाइए। आइए, ठीक है, अगर कोई लड़के नीचे वाला बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, 9th टर्म ऑफ एन AP इज, है ना, 9th टर्म ऑफ एन AP -15 -11 -17 और इस तरह से प्लस 49 तक गया है। तो 9वां टर्म AP का पूछा जा रहा है कि इस AP का 9वां टर्म बताइए। देखिए दोस्तों, Tn बराबर आप पढ़ चुके हैं कि सर ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो लास्ट में वैल्यू दिया रहता है वो nth टर्म का वैल्यू दिया रहता था ना, तो n का वैल्यू, ये Tn का वैल्यू कितना पुट कर देंगे आप, 49। फर्स्ट टर्म हमको मालूम है सर माइनस का 15, n हमको निकालना है n माइनस 1। ओहो, और d का वैल्यू दोस्तों T2। ये देखिए, ये मेरा T1 होता है, ये मेरा T2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते थे ना, तो -11 में से घटाना है माइनस का 15। तो आप बोलेंगे सर -11 प्लस का 15, और यहाँ से 15 में से 11 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, और यहाँ पे आप 4 लिखिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो 49 इज इक्वल टू -15, जब इसमें गुना करेंगे तो 4n और फिर माइनस का 4। अब देखिए दोस्तों, 49 इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का। अब ये -19 इधर आके जुट जाएगा ना, तो 49 में प्लस का 19 बराबर क्या, कितना दोस्तों, 4n। अब 9 9 18, 4 और 1 5 और 1 6 68 बराबर 4n। 4 से जब इसको काटेंगे तो चरका 4, 4 दूनी के चरका 4, 4 सते 28, 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 70। ठीक है, तो जो लड़के अगर ऐसे बनाएंगे तो ये मारेंगे टिक। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सर अगर AP के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी AP के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग को डर रहता है सर AP का क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है। तो जो लड़के हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से उड़ा दिए होंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सर 4th नंबर में 2020 के स्टैंडर्ड मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, जो कि आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो पॉइंट P a/8, 4 is the midpoint of the line segment joining the point A -5, 2 and B 4, 6। तो वैल्यू ऑफ A पूछा गया। तो जो लड़के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं तो उनका एक बार और है ये, और सारे फार्मूलाज को मैं एक बार और रिवीजन करवा दूँ। मान लीजिए कि सर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट हमने माना x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट हमने माना x2, y2।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल दोस्तों, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, तो सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट ओवर, ये था डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा सर, इसी में मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है जो x, y है, और मैं ये बोलूँ कि P जो है वो मिड पॉइंट है A और B लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है फ्रेंड्स, है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि सर अगर आपको सर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप दोनों x को कोऑर्डिनेट को जोड़िए और डिवाइड बाई क्या कीजिए 2, अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों को y को जोड़िए और डिवाइड बाई क्या कीजिए 2। ये था आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जो इसको 2:1 के रेशियो में m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में दोस्तों? तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सर, सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि अगर आपका इस कोऑर्डिनेट का अगर आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर यह पॉइंट P जो है AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 nx1 बटा रेशियो के सम से डिवाइड कर दीजिए। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो my2 ny1 बटा में क्या चीज़ दोस्तों, m+n। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और फिर सेक्शन फार्मूला, और भी है दोस्तों। ठीक है ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं डिस्कस करता चलूँगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन में बोला मिड पॉइंट, तो मैं इस सेक्शन फार्मूला को हटा देता हूँ सर, मैं डिस्टेंस फार्मूला को भी हटा देता हूँ, है ना। तो आपका पास फार्मूला रहा x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो जैसे से बोला वैसे से कीजिए दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर मस्ट बनाइए। जैसे ही अगर आप फिगर ड्रॉ कर देते हैं ना, तो समझिए कि क्वेश्चन में क्या 80% आप सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे लाइन सेगमेंट का नाम था A और B, A का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है कितना, 4,6, नहीं, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्तों -5,2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,6, है ना, 4,6, और एक पॉइंट P है, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है a/8,4, जो कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट है दोस्तों तो AP बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर AP बराबर PB होगा। आइए ध्यान दीजिए, सिंस लिखते हैं यहाँ पे कि P इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ, P जो है मिड पॉइंट है दोस्तों किसका, AB का, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव, अभी बताए थे दोस्तों x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a/8 है ना, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए तो -5 + 4 और डिवाइड बाई क्या करते थे, 2 करते थे। आप बोलेंगे सर 2 4 जा 8, तो a/4 फाइनली बराबर -1, तो a का वैल्यू आ गया दोस्तों -4। ठीक है, इसका b कोऑर्डिनेट देखिए दोस्तों कितना है, 4 है ना, तो इन दोनों का सम कीजिए, y का कोऑर्डिनेट का सम, तो 2 + 6 बाई क्या करते हैं आप, 2 करते हैं। तो आपसे तो पूछा गया a का वैल्यू, तो y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया दोस्तों। तो a = -4, ऑप्शन A इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, तो सारे बच्चे जो है इस वीडियोस को अच्छे से देखें और सीखें, ठीक है ना। और जैसे जो मेरा पेन का स्पीड है ना, वो अगर स्पीड आपका है तो समझिए कि आप सारे क्वेश्चन विद इन टाइम, है ना, आप आधा घंटा पहले बना लेंगे, ठीक है ना। आइए 5th नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ for a polynomial px is equal to px whose graph is
गिवन बाय, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, सी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 1। और आपका सर ग्राफ आपका कुछ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, ये ऑरिजिन है दोस्तों, ये है ग्राफ आपका कुछ ऐसा, और इस ग्राफ का नाम है y बराबर पी एक्स, ये है y, ये है आपका x। और इसमें आपसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा गया। सर अगर आप हमसे पोनोमियल्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो जो लड़के अगर पोनोमियल्स नहीं पढ़े हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और पोनोमियल्स का ग्राफ वाला चैप्टर देखें। देखिए जो मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये सब मैं करवा रखा हूँ, लेकिन जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना, या 2021 में बोर्ड का भी तैयारी करेंगे, ठीक है ना, जो 10th में गए हैं इस साल, उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप आराम से जो है मेरे जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं ना उनको बारी बारी से देखते हुए आप आगे बढ़ें, प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर बनाएं मोटा सा और सारे मैथ्स के चैप्टर को पढ़ते चलें। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते थे, तो हम बताते थे ना, आपको बता रखे थे कि अगर कोई ग्राफ जब तक एक्स एक्सिस को कट ना करे, टच ना करे, तब तक वो ज़ीरोज़ में काउंट नहीं होता है। तो आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है या कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं सर एक तो यहाँ पे मिला, टच किया, एक यहाँ पे टच किया और एक यहाँ पे टच किया, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट किए, तो आपने बोला सर कितना, 3। ये था सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप इत्मीनान से मेरे साथ रिवीजन करते रहें और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से बना कर देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है, फिगर बनाना पड़ता है और समझाना पड़ता है, तो समय लग रहा है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आपकी जगह मैं रहता, पेन कॉपी पर बनाता तो भाई जल्दी से बन जाता। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, समझते रहिए, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और यहाँ पे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है 6th नंबर, इट इज़ बीइंग गिवन दैट a 1,2 b 0 0 एंड c a, b आर कॉलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ ट्रू, तो इसमें से कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर ए ऑप्शन आपको सही लगता है तो ए टिक करेंगे, बी अच्छा लगता है तो बी टिक करेंगे, सी अच्छा लगता है तो सी टिक करेंगे। तो अच्छा लगने से तो नहीं ना होगा दोस्तों, आपको सॉल्व करना होगा। अब हमको मालूम है कि सर अगर 3 पॉइंट को अगर हमको कॉलिनियर अगर दिया हुआ है तो उसका कंडीशन क्या था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होता था, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं सर। सिंस यहाँ लिखेंगे ए है ना, कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या है दोस्तों, ये एक कॉलिनियर पॉइंट्स है, कॉलिनियर पॉइंट्स है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, सर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, तो फिर यहाँ आ जाएगा y3 है ना माइनस y1 प्लस x1 नहीं x2 फिर x3, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों x3 फिर y1 माइनस y2। ये बराबर क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमको 0 के बराबर करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन कॉलिनियर पॉइंट को आपको समझ में आया होगा या आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कि सर अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर करना है ना तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता था, मॉड लेते थे 1/2 कर, तो 1/2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो बस आपका ये बचेगा। तो आज के बाद से आप हमेशा याद रखिएगा कि व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर देन दिस कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आइए सर आराम से हम लोग सारे पॉइंट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आप एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका दिमाग बार बार ऊपर ना जाए, बस फिगर पे जाए और आप समझ जाएं। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों 1,2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों 0,0 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है तो आप बोलेंगे a, b, ठीक है।
ये देखिए, ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये मान लेते हैं x2 है, ये y2 है, और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि बार बार आपको मैं बोलूँ x1 कितना है तो आपको समझ में आए, और यही आपका अप्रोच भी होना चाहिए एग्ज़ाम में भी, कि आप पेंसिल से जो है आप फटाफट एक फिगर बना लेंगे और वहाँ लिख देंगे और फिर उसके बाद मिटा दीजिएगा उसको। क्या समझे? आइए सर, x1 की बात करें तो x1 कितना है फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे 1। y2 कितना है, तो y2 आप देख रहे हैं 0 है। ठीक है, y3 का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं तो b है ना। फिर x2 देखिए, तो x2 0 है, तो 0 से सर किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, हटाइए, है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा इंटायर टर्म 0 हो गया। x3 कितना है, a है। सर y1 कितना है, तो आप बोल रहे हैं 2 है। सर y2 कितना है, तो आप बोलेंगे 0 है, और ये बराबर 0। ठीक है, तो 1 को जब -b में गुना करेंगे तो -b, है ना। जब यहाँ 2 से जब a में गुना होगा तो 2a बराबर क्या आएगा दोस्तों, 0। तो यहाँ से इस -b को जब उधर भेजेंगे आप तो 2a बराबर b, और यही सवाल का आपका क्या था दोस्तों, आंसर था। तो 2a = b, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर b, इट मीन्स b ऑप्शन इज़ 100% ट्रू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप रिवीजन करें और मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है ना, क्योंकि मैं अब आपके साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर मैं आज 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आने वाले समय में दोस्तों 1 महीना के अंदर आपको 20 सैम्पल पेपर भी आपको मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और जो लड़के चाहते हैं, जैसे एक लड़के का कहना था, है ना, कि सर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, तो मैं बहुत जल्द प्रोबेबिलिटी भी लेकर आऊँगा और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, सारे स्टूडेंट लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों मैंने एक साथ ले लिया है और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। सर, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sin 45 प्लस थीटा बराबर है cos 30 के। तो आप बताइए कि इनमें से थीटा का वैल्यू आपसे कॉस्ट, तो इसमें थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि सर थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर यह इसके बराबर है। तो जो लड़के ट्रिग्नोमेट्री का मेरा प्लेलिस्ट देखे होंगे तो वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर, है ना, आपने तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मस्त पढ़ा रखा है। तो जो लड़के अभी तक नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बार बार जाएं और उस प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों। आपको सारा वहाँ पे जो भी अभी तक मैंने करा रखा है ना, आप उसको एटलीस्ट कम से कम पढ़िए। जो स्टार्टिंग के, है ना, नए बच्चे हैं वो पढ़िए, ठीक है ना। और जो ऑलरेडी जो है 1 महीने के बाद एग्ज़ाम देंगे ना, वो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं सर कि गिवन में मेरे पास क्या है वो देखिए। सॉल्यूशन मैं 7 करने जा रहा हूँ दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। तो गिवन में था sin 44 डिग्री प्लस थीटा बराबर है cos 30 डिग्री के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे सर, हम कहेंगे सर दोनों को या तो साइन में बदलो या तो दोनों को कॉस में बदलो। तो इसको रहने दो साइन में, 44 प्लस थीटा, और इसको लिखोगे कॉस 90 माइनस कितना दोस्तों, 60। नहीं, तो कॉस 90 माइनस 60, कॉस यहाँ थीटा ही होगा दोस्तों। कॉस कितना है, 90 माइनस 30 तो 60 हो जाएगा, 60 ही लिखिए, ठीक है, तभी तो कॉस 30 आएगा, ठीक है ना। 30 को आप लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 60, तो 90 में 60 जाएगा तो 30 ही आएगा। अब ऐसा करने से देखिए क्या हुआ, sin 44 डिग्री प्लस थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin 60, दोनों तरफ साइन के टर्म आ जाते हैं तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल कर देंगे। तो 44 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो 60 डिग्री में से अगर 44 डिग्री घटाएंगे तो देयरफॉर यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 16 डिग्री, और यही सवाल का आंसर था, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा 6, 5 4 जगह 1, तो एकदम 16 डिग्री। तो इस तरह से आपने क्या देखा सर कि अगर ट्रिगो का क्वेश्चन आता है तो हम लोग, है ना, बहुत आराम से बनाएंगे। देखिए जिसका प्रैक्टिस रहेगा दोस्तों, है ना, जिस भी स्टूडेंट का प्रैक्टिस रहेगा ना, उसको समय नहीं लगेगा। देखिए समय उसका लगेगा जो कि सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं और अभी भी बैठे हुए हैं, तो भाई गलत बात है। 2 घंटा टाइमिंग लगाओ और सैम्पल पेपर्स मारना शुरू करो। अगर सैम्पल पेपर जब तक नहीं लगाओगे आपको स्पीड नहीं पता चलेगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y बराबर 0 एंड y बराबर -6 हैज़,
यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन या ओनली सॉल्यूशन 0 0। देखिए अगर ये मेरा ग्राफ है, ठीक है ना, और एक लाइन में ऐसे खींचा, एक लाइन में ऐसे खींचा, ठीक है ना, तो ये दोनों एक जगह कट किया दोस्तों। अगर दोनों ग्राफ एक जगह कट करता है तो हम कहते हैं सर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए, अगर मैं ये एक लाइन खींचूं और दूसरा लाइन भी सर इसी लाइन पे चला जाए तो सर ये कंडीशन होता है किसका दोस्तों, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, है ना, जिसमें एक ग्राफ दूसरे ऊपर कॉन्साइड कर जाता है। और तीसरा अगर ग्राफ देखो दोस्तों कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, तो इस केस में ये जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। अब आप देखिए कि सर इनमें से कौन सा कंडीशन हमको दिया हुआ है। अगर ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर कॉन्साइड कर रहा है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर सर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। अब अपने मन से एक रफ फिगर खींच लीजिए, सर यहाँ y का वैल्यू 2 वैल्यू दिया हुआ है, नहीं तो ये रहा y पॉजिटिव में तो 1 2 है ना, 3 4। देखिए मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ दोस्तों, और ये है आपका 0। जबकि इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 और माइनस का आएगा दोस्तों 6। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है ना। तो आप देख रहे हैं कि कुछ बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर। तो y बराबर जब -6 का ग्राफ खींचेंगे तो आप देखिए ये कुछ ऐसा कंडीशन आएगा दोस्तों, नहीं, और y बराबर 0 का ग्राफ ये आया, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है जैसे मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लड़के मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना वो खूब मज़ा ले पाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ करवा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की तो 2 बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आराम से पढ़िए, आराम से रिवीजन करिए, ठीक है ना। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स, ठीक है। इसके बाद कहा गया दोस्तों अ बॉल इज ड्रॉन from the bag at random। तो क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताइए that the ball drawn is not black। ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो पॉज करें और ख़ुद से बनाएं, और अगर बन जाता है दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही। 9/15 5/10 और डी में है 2/3, ठीक है। तो क्लास आज की बहुत लंबी चलेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, तब जाके मुझे लगेगा कि नहीं चलिए लड़के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं इसी तरह का सेशन लाते रहूँगा। ये मत देखिए कि वीडियो की लेंथ क्या है, ये देखिए कि आप इस लेंथ में आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। मैटर ये नहीं करता कि मैं 5 मिनट का एक वीडियो बनाऊँगा, मैं 5 मिनट का वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, व्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक भी मिल जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ खेल करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो अगर कोई टीचर अगर इतना मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट किया कीजिए। आइए आगे देखते हैं। सर अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 7 वाइट बॉल है, एक बॉल को रेंडमली उसमें से ड्रॉ किया गया, खींचा गया, तो बताइए कि जो खींचा गया जो बॉल है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट अ ब्लैक नहीं हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्लैक बॉल नहीं का पूछ रहा है, तो जिसका नहीं होने का पूछ रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं। दूसरा एक कंडीशन ये भी हो सकता है सर कि पहले हम ब्लैक बॉल का ही प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग, है ना, अ ब्लैक बॉल। पहले मैं ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल ही लेता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये होता है सर NE/NS। NE देखिए ब्लैक बॉल कितना है, 5 वोल्ट है,
टोटल नंबर ऑफ बॉल काउंट कीजिए, 3 5 8, 8 7 कितना हो गया दोस्तों 15, कट के आया 1/3। ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी जो कि ब्लैक बॉल का है, लेकिन आपसे तो नॉट का पूछा, तो पी है ना, नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे सर, तो एलसीएम लिए 3 1 में घटा 3 - 1, जो कि आंसर आ गया दोस्तों क्या चीज़ 2/3, और 2/3 ही सवाल का आंसर था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सर दूसरा कंडीशन आप क्या बताने वाले थे, वो भी बताइए। तो दूसरा कंडीशन ये था फ्रेंड्स कि मैंने बोला कि सर है ना, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि ब्लैक बॉल नहीं है, ब्लैक बॉल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट अ ब्लैक बॉल, तो ये लिखेंगे मैं एनी अपॉन एन एस। तो हम ब्लैक बॉल को ही हटा देते हैं, तो 7 3 कितना हो गया दोस्तों 10, और टोटल कितना था 5 3 8 8 7 15, काटिए 5 दूनी 10 5 3 15, तो भी आंसर क्या आना था दोस्तों 2/3। तो जब भी नहीं होने का पूछे, निगेटिव प्रोबेबिलिटी पूछे ना, तो जिसके बारे में निगेटिव पूछ रहा है उसको हटा ही दो। ठीक है ना, वो एनी में काउंट नहीं करेंगे, बाकी एनी में बच गया वो काउंट करेंगे, लेकिन एनएस में तो है ना, बैग में तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होता है, हमको टोटल सम चाहिए, इसलिए 15 से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आइए यहाँ से अब हम लोग सर्किल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एकदम घबराओ नहीं, ठीक है ना। अगर आ गया ऑनलाइन और मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ढंग से पढ़ो। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इन फिगर है ना, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन है ना टू दी सर्कल। देखो भाई राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि अगर राइटिंग बैठा के मैं लिखना शुरू करूँगा तो पता चला कि बहुत वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, है ना। टू दी सर्कल विथ सेंटर एट ओ। क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ एंगल पी ओ क्यू ये दिया हुआ है 115 डिग्री एंड एंगल पी टी क्यू इज, ये बताइए कि क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। ए ऑप्शन में है 115 डिग्री होगा, बी ऑप्शन में है 57.5 डिग्री होगा, सी ऑप्शन में है 55 डिग्री होगा, और डी ऑप्शन में है सर 65 डिग्री होगा। फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। ये एक टेंजेंट ऐसे गया, एक टेंजेंट ऐसे गया दोस्तों। ये है सर्किल का सेंटर ओ, यहाँ से इस पे P, यहाँ से इस पे Q, ये पॉइंट है T, ये एंगल दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सर यही मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि इन फिगर TP और TQ, एक टेंजेंट है आपका TP, दूसरा टेंजेंट है आपका TQ, है ना। दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पे, और आपको दिया गया है कि POQ 115 डिग्री है, तो आप बताइए कि PTQ कितना होगा। ठीक है, आप बताइए सर, हमने हमेशा ऑफलाइन में यही पढ़ा रखा है कि सर जब भी अगर आपको सेंटर दिखे और टेंजेंट दिखे तो क्या सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट को छू रहा है क्या, आप बोलेंगे यस छू रहा है। अगर वो छू रहा है तो उस पर एंगल कितना का बनेगा 90 डिग्री का। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट, थ्योरम पढ़े होंगे। तो इस हिसाब से ये कितना हुआ दोस्तों 90 डिग्री से, ये कितना हुआ 90 डिग्री, और एक POQ T एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, और क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, आप बोलेंगे 360। तो 90 90 तो 180 हो गया, और फिर 115 हो गया, 5 8 1 9 2 295, और 360 में से अगर 295 घटाएंगे 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और यहाँ 15 में से 9 गया 6, ये मतलब अंत में 65 आएगा, और एक ही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है ना, काम खत्म हो गया। कितना टाइम लगा दोस्तों, अब जो काम आप किए हैं उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, वी नो दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, है ना, टू इट। ये जानते हैं दोस्तों,
इस हिसाब से देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ओ क्यू टी बराबर एंगल ओ पी टी बराबर 90 डिग्री के। अब हम चल जाते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी वी हैव, सभी एंगल को जोड़ दीजिए दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर ओ क्यू टी प्लस ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब ओ क्यू टी 90 है, ओ पी टी भी 90 है और ये एंगल 115 डिग्री था और आपसे यही तो एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो आप सबको जोड़े थे तो 295 प्लस पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से आपका पी टी क्यू आता 360 में से 295 घटा देते तो आपका आंसर आता 65 डिग्री। तो ये अप्रोच होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, इसलिए आप एकदम पेशेंस रखिए और हम मेरे साथ पढ़ते रहें। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 का ही ऑप्शन में दिया हुआ था, या तो उससे पहले वो सर्किल का क्वेश्चन बनाते या फिर आपके पास एक चॉइस और था कि या तो आप ये क्वेश्चन बनाते। मैं और वाला भी क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि सर कौन सा क्वेश्चन मुझे बनाना आसान था, ऊपर वाला या नीचे वाला। अब आप देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आप पहले एक सर्किल बना लीजिए सर, ये मान लीजिए सेंटर है सर्किल का। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब क्या कहा गया दोस्तों कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, है ना, यहाँ मान लेते हैं ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा पॉइंट P हुआ। ठीक है, टू अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू क्या था दोस्तों, एक एक्सटर्नल पॉइंट था ना, यहाँ लिखिए। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, सेंटर से इस क्यू का दूरी है ना, ये कितना है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया कि रेडियस बताइए। तो बताइए सेंटर से यह लाइन है ना टेंजेंट पे गिरेगा तो परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी ही तो रेडियस कहलाता है। इसका मतलब सिंपली हाइपोटेनस मालूम है नहीं, और आपको क्या मालूम है दोस्तों, बेस मालूम है। तो आपको परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है कि आप बताइए सर परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है दोस्तों, तो r बराबर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं सर, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। आप बोलेंगे सर 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, 39 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोग हड़बड़ाए नहीं कि बहुत 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 टफ क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अरे नहीं, प्रैक्टिस करो। सैम्पल पेपर जब बनाओगे तो डीमोटिवेटेड होगे, वो मुझे मालूम है, लेकिन वो बस सैम्पल पेपर है, वो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है बोर्ड का, ये बात याद रखिएगा। जबकि बोर्ड के जो जेन्युइन क्वेश्चन आएंगे वो आप देख रहे होंगे ना, हवा की तरह उड़ाते हुए चलोगे। अगर जो लड़का ढंग से पढ़ा हो और जो मेरे सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट को देखते आ रहे होंगे ना, ठीक, उनको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सर कि अगर क्वेश्चन मेरा कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा समय देकर देख लो, डिसाइड कर लो कि सर ऊपर वाला क्वेश्चन आसान था या और वाला आसान था, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको बना जाइए। ठीक है ना, दोनों में से लेकिन किसी एक को बनाना रहता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 11 से 15 तक। ठीक है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15। अब 11 से 15 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं दोस्तों। तो आइए एक एक कर मैं सारे क्वेश्चन को लिख देता हूँ। द डिस्टेंस है ना बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड -A - B इज, क्या होगा, पहला ऑप्शन। 12वां में पूछा गया कि एक स्फेरिकल
metal ball of radius 8 centimeter is melted to make 8 smaller identical balls. The radius of each new ball is, ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, आंसर है सेंटीमीटर में। 13वां में पूछा गया सर 2 + √5/3 है ना इज डैश नंबर। 14 में पूछा गया लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों आप बनाते चलिए, है ना, मेरे साथ साथ, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ़ EF की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ साइड BC इज कितना सेंटीमीटर होगा। और 15 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इफ़ tan A बराबर 1 है देन 2 sin A इंटू cos A का वैल्यू बता दो भाई क्या होगा। तो ये छोटे छोटे, आइए दोस्तों उड़ाते हैं गर्दा। सर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पूछा गया है AB का, नहीं तो आप फिगर बनाइए, मेरे साथ साथ अप्रोच देखिए कि मैं कैसे सर सॉल्व करता हूँ। A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A, B है और B का कोऑर्डिनेट है -A -B। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सर हम हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, तो -A में से -A का क्या चीज़ करेंगे होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा सर -B में से -B का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों -A -2A का होल स्क्वायर और प्लस -2B का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया सर, -2A का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा 4A स्क्वायर और यहाँ जाएगा 4B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर 4 कॉमन है मेरा, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो 2 निकल जाएगा बाहर में और रूट में रह जाएगा दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से पहला आंसर होता है आपका 2 × √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। अब आइए सर एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो आप सवाल को समझिएगा कि स्फेरिकल मेटल बॉल है, मान लीजिए इसका रेडियस हमको दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर, कैपिटल R मान लेते हैं सर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की स्फेरिकल बॉल है, इसको मेल्ट किया गया और 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल में कन्वर्ट किया गया। इसको मेल्ट किया गया दोस्तों छोटे छोटे आइडेंटिकल बॉल में, 8 आइडेंटिकल बॉल, 4 और 4। तो इनसे पूछा गया कि इसका रेडियस बता दीजिए। ठीक है ना, तो आप हमसे पढ़े हैं ना, मैंने क्या पढ़ा रखा था, सारे स्टूडेंट जो भी मेरे से पढ़े हैं ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं और एक चीज़ को पिघला कर मेल्ट कर ऑन मेल्टिंग वन थिंग, है ना, वी फॉर्म्ड अनदर थिंग्स, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू फिगर फॉर्म्ड। आप समझ रहे हैं ना, इसी चीज़ को ना गला कर ये 8 बॉल बना रहे हैं, तो ये 8 बॉल का जो वॉल्यूम होगा ना वो बराबर होगा इस सिंगल, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। आप बात समझ रहे हैं ना, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर मेटल बॉल
मेटल बॉल फॉर्म्ड। हो गया, अब सवाल ख़त्म। देखिए अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं तो ये होता है 4/3 पाई, कैपिटल आर कितना है दोस्तों, तो 8 × 8 × 8 पाई आर क्यू होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ 8 का वॉल्यूम निकालना है तो 8 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर यहाँ लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू निकालना है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दीजिए, एक 8 से एक 8 भी कट गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन बचा दोस्तों, यहाँ बचा सर 8 8 जा कितना 64 और ये आर क्यू, और यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो और करके लिखिए दोस्तों, क्यूब रूट हो जाएगा 64 का। और आपको मालूम है कि सर ये 4 × 4 × 4, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना था, आप बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, उस पर कमेंट किया कीजिए कि हाँ सर मुझे वीडियो पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, 13 नंबर में पूछा गया कि 2 + 5/3 क्या है। तो अरे भाई √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब सर है ना, किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर आता है। तो आपका तो यहाँ पे सिंपली हो जाता है सर इरेशनल नंबर, है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब आइए सर 14 नंबर में कहता है कि सर ट्रायंगल ABC, तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा। तो ये हो गया A, ये B, ये C। एक ट्रायंगल है DEF, तो D, E और F। कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं एंड देयर एरियाज, इसका एरिया मान लेते हैं सर दिया हुआ है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दिया हुआ है सर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ EF की लंबाई दे रखी है सर 24 सेंटीमीटर और आपसे साइड BC की पूछ रहा है लेंथ क्या होगा। तो आप जानते हैं सर, है ना, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट द ratios of the areas of, है ना, two similar triangles is equal to the ratios of the squares of their corresponding side। ये मेन थ्योरम आपको मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो जो 2021 में देंगे, है ना, उनसे मुझसे लिखित ले लीजिए कि यही थ्योरम आपसे पूछा जाएगा। प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ एरिया का रेशियो ले लेंगे, है ना, ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF का, और ये हो जाएगा दोस्तों BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब आप इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ABC का एरिया दिया हुआ था 81 और DEF का दिया हुआ था 144 और BC कितना है दोस्तों, तो BC तो सर हमको निकालना है और EF दिया हुआ था 24 और इसका होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा ना दोस्तों, तो आगे क्या बोलेंगे सर, इधर हो जाता √81 अपॉन 144 बराबर BC अपॉन 24। अब आप आगे क्या बोलते हैं कि सर 81 का तो 9 निकल आता परफेक्ट स्क्वायर और 145 होता है 12 का, तो BC अपॉन 24। अब आप 12 से काटते 2 बार में, तो देयरफॉर BC आया था, है ना, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई आती दोस्तों 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं एक लड़का जैसे एक लड़का को बोर्ड में बनाना चाहिए वैसे ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं हवा में क्वेश्चन को बस देख कर ही बता सकता था कि कितना आंसर होगा, लेकिन चूंकि आपको अगले को समझाना है ना, तो आपको वो लिख लिख के बताना पड़ेगा, चाहे वो 1 नंबर का सवाल हो चाहे वो 2 नंबर का सवाल हो, क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगर ऐसा रहता तो बस हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज़ करते, फटफट बनाते, फिगर खींचते, आंसर मार देते, लेकिन वैसे नहीं। आपको मार्क्स मिलेगा तब भी जब आप उस 1 नंबर को भी सॉल्यूशन को आप ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए आपकी स्पीड बहुत चाहिए, ठीक है ना। तो जो लड़के का स्पीड नहीं है ना, उनका एक सेक्शन खतरे में पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सैम्पल पेपर ले आइए
और बनाना शुरू करिए। अभी देखिए दोस्तों, बोर्ड में एक नया पैटर्न चल रहा है, वो चल रहा है केस स्टडी का, ठीक है ना। और आप चलिए कि केस स्टडी में कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है ना। कोई भी केस दे देगा, किसी तरह का सिचुएशन दे देगा, लेकिन हर चैप्टर से ही रहेगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डे में मैं आपको जितने भी मैक्सिमम जो न्यू पैटर्न के जो केस स्टडी के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए मैंने आ रहे हैं सैम्पल पेपर में, उनसे मैं इकट्ठा एक जगह कर कर आपको मैं सैम्पल पेपर से सॉल्व करना, केस स्टडी सिखाऊंगा, और तब देखिए कितना मज़ा आएगा। 15 नंबर में कहता है सर इफ़ tan a बराबर 1 है देन हमको प्रूफ करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होगा। अब जो लड़के हमसे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू पढ़ चुके हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हमसे पढ़ चुके हैं, उनको मज़ा आ जाएगा इस सवाल में। देखिए सर गिवन में क्या है, गिवन में है सर कि tan a का वैल्यू कितना है, 1 है दोस्तों। तो अगर tan a का वैल्यू 1 है तो हमसे sin a और cos a का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर हमको मालूम है कि सर sin a अपॉन क्या होता है दोस्तों, cos a। अरे हाँ या ना। तो ये सवाल अगर आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम लोग सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। tan a बराबर इतना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो h निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, और आपसे जो वैल्यू पूछा गया वो देख लीजिए, sin a का वैल्यू चाहिए आपसे। तो sin a क्या होता है दोस्तों, p अपॉन h होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है, 1, हाइपोटेनस कितना है, √2, और cos a का भी वैल्यू चाहिए जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है दोस्तों, 1, और हाइपोटेनस अभी भी कितना है, √2। अब देखिए आपसे जो वैल्यू पूछा गया वो वैल्यू को लिखिए। आपसे कहा जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए निकालिए। तो sin a यहाँ से देखिए 1/√2, cos a यहाँ से देखिए 1/√2। सर ऊपर में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, नीचे में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा दोस्तों, और इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखना था आपको, 1, है ना। तो आपने क्या देखा सर कि इस तरह से हमने सवाल को पलक झपकते ख़त्म कर लिया। हर एक नंबर का क्वेश्चन जो है ना दोस्तों 1 मिनट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। अगर 20 क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं ना, तो आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है आपको। अगर 20 मिनट से अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत ख़राब है और आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और आप हार्ड वर्क करना शुरू करें, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो बारीक चीज़ है ना दोस्तों, वो कोई टीचर नहीं बताता है, ठीक है ना। टीचर तो स्कूल का तो कोई आज तक कभी जीवन में सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करवाया होगा, लेकिन जब प्री बोर्ड हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि सब टीचर सैम्पल पेपर से उठा उठा के क्या किया, छाप दिया, है ना। और लड़का लोग कहता है कि सर मेरा 55 नंबर आया, कोई बोला सर मेरा 40 नंबर आया, कोई बोला सर मेरा 60 नंबर आया। सर इस तरह का क्वेश्चन हम कभी जीवन में देखे ही नहीं थे। क्यों नहीं देखे थे? तो आप उस टीचर से पूछते कि सर आपने कभी जीवन में हमको केस स्टडी कभी पढ़ाया है? और मैं उन सारे टीचर को बोलना चाहूँगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं कि आप पहले वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, है ना। उसके बाद ही आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा करें। उससे क्या होगा, लड़कों लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सर मैंने तो ऐसे क्वेश्चन तो मेरे सर स्कूल के सर ने करवा रखे थे, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। लेकिन जब टीचर स्कूल का करवाता ही नहीं और आपको उस तरह क्वेश्चन देता है ना, तो उस पर आप सवाल खड़ा कीजिए, एकदम सवाल खड़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सवाल क्वेश्चन नहीं राइज कीजिएगा, टीचर कभी नहीं बताएगा स्कूल का। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अब मैं दिखाऊंगा ना, आ गया हूँ मैं अब यूट्यूब पे वापस, ठीक है ना। और अब मैं दिखाऊंगा किस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा कि वहाँ जाइएगा धजिया उड़ा दीजिएगा, भाजी आलू तरकारी की तरह काट दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर फलाना टर्मिनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। रियल नंबर से क्वेश्चन है, और रियल नंबर वाकई में दोस्तों जैसा मैं पढ़ाया हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर मेरी बातों को अगर आप यकीन करें तो, है ना, समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोगों को, है ना, यकीन नहीं होता है। नया चैनल है, मानता हूँ मैं, नया चैनल है मेरा, 4 साल पुराना चैनल नहीं है दोस्तों। और आप देखते होंगे कि मैं वीडियो बहुत, है ना, कम, मतलब रेगुलर भी मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन मैं जब आता हूँ दोस्तों तो आप लोग के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है ना। अच्छी वीडियोज़ लेके आता हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा ढंग का पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं वो मुझे जान रहे हैं, ठीक है ना। आइए सर,
कह रहा है कि टर्मिनेट कब कर जाएगा, कितने डेसिमल के बाद ये जो है ना टर्मिनेट कर जाएगा, ये जो मेरा रैशनल नंबर है। तो पहले देखिए, अगर स्कूल के एग्ज़ाम की बात करें कि सर ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो हमको कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था, जबकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। आइए, अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो वी हैव, सबसे पहले जो रैशनल नंबर है वो लिखिए आराम से, 229 और अपॉन है 2 का स्क्वायर और 5 के पावर 7। अब यहाँ 5 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों 7, तो हमको 2 का भी मैक्सिमम पावर क्या चाहिए 7। अभी मेरे पास 2 है, कितना कमी है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो आप बोलेंगे 5। तो 2 टू दी पावर 5 से ऊपर गुना कर दीजिए, 2 टू दी पावर 5 से नीचे गुना कर दीजिए और सॉल्व करिए। तो 229 और ये हो जाएगा कितना दोस्तों 32 ना, क्यों, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया ऊपर में। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, ये 2 और 2 बेस से में तो पावर जुट जाएगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ भी 5 टू दी पावर 7। इसको गुना करेंगे तो 229 इंटू 32 करिए फटाफट, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी के 4, 9 × 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 दूनी 6, तो 8, 8 7 15, 8 4 12, 1 13, और ये आ गया 7, तो 7358। गुना चेक कर लेना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्त, सर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है लेकिन बेस क्या है अलग अलग, लेकिन पावर सेम है, तो हम बोले थे ना कि आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ सर, जब भी बेस अलग अलग रहे तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो पावर अलग अलग था उसको कॉमन पावर कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ 7358, ये हो गया 10 टू दी पावर 7। इसका मतलब कहने मतलब जब इसको डेसिमल बैठाएंगे दोस्तों तो पॉइंट के बाद 7 अंक होना चाहिए, तो 8 5 3 7 1 2 3, और ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 प्लेसेस के बाद ये क्या बैठेगा डेसिमल बैठेगा। तो आपसे पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर टर्मिनेट, तो इट विल टर्मिनेट, it will therefore it will terminate after 7 places of decimal, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ सर कि जब बोर्ड में आया तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए, लेकिन आपको आंसर भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख लीजिए जो भी नीचे में रहेगा ना मैक्सिमम पावर, देखिए तो मैक्सिमम पावर 7 है तो 7 डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, अगर मैक्सिमम पावर 4 रहता तो 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता, अगर मैक्सिमम पावर 8 रहता तो 8 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता। बड़ा सिंपल होता है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं फिर से सर्किल का एक क्वेश्चन है ना। तो अभी आपने देखा है सर सर्किल इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, तो बस सर देख रहे होंगे कि सर्किल का 2 क्वेश्चन तो अभी सर पूछ चुका है, वो भी 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आ चुका है, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए सर्किल को आप हौले में मत लीजिएगा, आसान तरीके से मत लीजिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि सर्किल का 2-3 थ्योरम पे ही पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं सर, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि सर एक ए बी कॉमन टेंजेंट इसलिए बोला क्योंकि ये ए को भी टच कर रहा है और बी को भी टच कर रहा है, इसलिए ए भी एक कॉमन टेंजेंट हुआ। दूसरा सी डी, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं सी डी भी एक कॉमन टेंजेंट ही है, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो कहा जा रहा है क्या चीज़, दोनों टेंजेंट एक दूसरे सर्किल को टच कर रहा है पॉइंट डी पे, ठीक है। हाँ, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है सी डी, ठीक है ना, दोनों सर्किल को पॉइंट डी पे टच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रहा है दोस्तों, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ये दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ओके बहुत बढ़िया सर। तो हमको सी डी की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ सी डी पूछा जा रहा है। आइए सॉल्यूशन करते हैं, आप हमारे साथ करते चलिए। इसमें बहुत आसान है, मैंने हर जब भी सर्किल पढ़ाया है तो एक ही बात बोला कि अरे सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे गिर रहा है क्या, वो देखो, अगर वो नहीं दिखता तो फिर दूसरा देखो कि क्या किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं क्या। अगर ऐसा है तो सर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। और आप देख रहे हैं कि सर पॉइंट सी से एक टेंजेंट खींचा गया ए सी और पॉइंट सी से एक टेंजेंट खींचा गया सी डी, इसका मतलब ए सी किसके बराबर होगा सी डी के। पॉइंट सी से ही खींचा गया एक टेंजेंट सी बी और पॉइंट सी से ही खींचा गया एक टेंजेंट सी डी, तो क्या सी डी क्या सी बी के बराबर होगा, आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर। बस इसमें ये थ्योरम लगना था और ये सवाल ख़त्म था।
है ना। तो वी नो दैट, तो जिस लड़के को देखने आ गया ना सर्किल को कि सर्किल को कैसे देखा जाता है, तो सर्किल में कुछ है ही नहीं। वी नो दैट द लेंथ्स ऑफ, है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं दोस्तों ए सी बराबर किसके सर, सी डी के। इसको फर्स्ट मान लिया और ब्रैकेट में लिख दिए टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ऑल्सो आप ये भी कहेंगे सर कि बी सी जो होगा वो भी सी डी के बराबर होगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन कौन सा, सेकंड। ये यहाँ पे रीजन लिखेंगे सर टेंजेंट्स फ्रॉम सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी है। क्या देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों का आर एच इज इक्वल है, तो दोनों का एल एच इज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना, बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर ए सी बराबर बी सी है, दिस इंप्लॉइज दैट कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, ए बी का। अगर मिड पॉइंट है तो आप कह सकते हैं सर कि ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, और 8 का आधा कितना होगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। और आप देखिए आपने बोला सर ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, नहीं ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, और ए सी ऑलरेडी किसके बराबर था दोस्तों, सी डी के बराबर था। फर्स्ट से देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट, है ना, वी हैव, क्या बोलेंगे सर, ए सी बराबर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आपका आंसर था दोस्तों। आपसे लेंथ ऑफ सी डी पूछा गया तो भाई ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होता। सेकंड से भी कह सकते थे आप, क्योंकि बी सी 4 है, इसका मतलब सी डी भी 4 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको, है ना, अभी तक मैं क्वेश्चन 17 डिस्कस कर रखा। अच्छा 2 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद मैं पूरा 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि एचसीएफ एलसीएम रियल नंबर का ही चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज़ 45। 2 नंबर का एचसीएफ हमको 45 दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द एलसीएम, और इसी 2 नंबर का हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो आप पढ़े हैं या पढ़े होंगे कि वी नो दैट सर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, ऑलरेडी हमको एचसीएफ मालूम है 45 है, एलसीएम निकालना है दोस्तों, जबकि फर्स्ट नंबर है 135 और सेकेंड नंबर है 225, है ना। अगर आप 45 को 5 से गुना करते तो 50 25 2 5 20 20 2 22। ठीक है, इसका मतलब सर 45 से ये कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया। तो एलसीएम जो आ गया दोस्तों, ये आ गया 135 इंटू 5। आप बोलेंगे 50 25 हाथ में 2 5 15 2 17 हाथ में 1 5 का 5 और 1 6, तो 675 इस सवाल का आंसर हो जाता। काफ़ी इजी था। ठीक है दोस्तों, नहीं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया था और पूछा गया था आपके सीबीएसई बोर्ड 2020 में, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ अभी। कह रहा है इन अ फिगर अ टाइटली स्ट्रेच्ड रोप, है ना, ऑफ लेंथ 20 मीटर। आप देख रहे हैं कि एक टाइटली एकदम टाइट से एकदम बांधा गया, इसके टॉप से इसके बॉटम को, लिखा भी हुआ है 20 मीटर इज टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल है ना। तो ये मान लेते हैं मेरा ये वर्टिकल पोल है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से बांध दिया गया है टाइट कर 20 मीटर एक लंबी रस्सी। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो इस पोल का हमको हाइट निकालना है दोस्तों, कि इस पोल का हाइट क्या होगा। अगर एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड 30 डिग्री दिया हुआ है तो ठीक है सर, हमको ये निकालना है, इसका मतलब हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर रिलेशन चाहिए, और साइन 30 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो सिंपली सी आपको क्या करना था दोस्तों, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC जाना था, फ्रॉम राइट एंगल्ड
ट्रायंगल ए बी सी वी है। अब लगाइए साइन 30, तो साइन 30 होता है P अपॉन H, नहीं दोस्तों, साइन 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर आपको मालूम नहीं है, ए बी है, यही निकालना है, जबकि हाइपोटेनस 20 है। काटे सर, तो देयरफॉर ए बी का लंबाई आ गया 10 मीटर, और यही आप सवाल का आंसर था दोस्तों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। ठीक है, तो जो भी बच्चे है ना वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, है ना, अगर आप इस तरह का वीडियोस डेली बेसिस पे चाहते हैं तो। ठीक है, 20 नंबर आइए। 20 नंबर में कहा गया है दोस्तों, 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स appearing on the top is 1। हाँ भाई दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका समय लेगा क्योंकि इसमें जो है 2 डाइस को फेंका गया है ना। तो CBSE में देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आसान होंगे तो कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिखने में आपको समय लगेगा, बाकी सवाल को बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये 2 डाइस को फेंका जा रहा है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे तो वी हैव, है ना, S बराबर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए मेरे साथ 1,1, 1,2, 1,3, बस लिखना फास्ट है, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट लिखिएगा 2,1, 2,2, 2,3, फिर हो जाता है 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6। ठीक है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। फिर स्टार्ट करेंगे सर 4 से, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। याद रखिएगा दोस्तों, इस पे अगर बेस्ट क्वेश्चन आता है डबल डाइस पे ना, तो काफ़ी तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा गया है। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो आपने क्या देखा सर, हेयर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देयर फॉर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 36। 6 रो 6 कॉलम है तो 36, याद भी रखिएगा। अब आपसे पूछा गया, वो देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1, है ना। प्रोडक्ट नंबर का जो दोनों पासे पे आ रहा है ना उसके टॉप सरफेस पे, उन नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो 1 तो बस एक ही केस में आएगा दोस्तों, है ना। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तभी 1 आएगा, बाकी आप किसी से भी गुना करके देख लीजिए, कभी जीवन में 1 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे, तो एनी कहते हैं आप, सर एनी कितना है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग, है ना, प्रोडक्ट एज 1 बराबर होता है एनी अपॉन NS, और एनी 1 था और NS कितना था दोस्तों 36। तो इसका आंसर क्या होता, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 1/36। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा, आज आपको मैंने, है ना, MCQ का क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन आपको लिख कर समझाना पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, कि या PPT टाइप का तो सिस्टम नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ मिले, है ना। देखिए, नॉलेज गेन करने से मतलब है, ठीक है ना। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, आप लोग की रिक्वायरमेंट भी वैसे ही होगी कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। तो भाई देखो, है ना, शिक्षा ऐसी चीज़ है ना, नॉलेज जहाँ से जैसे मिले ना, अगर अच्छा चीज़ मिल रहा है तो बनाइए, है ना। क्या डिजिटल बोर्ड नहीं था तो लोग पहले किस पे पढ़ाते थे, वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, है ना।
तो आप लोग फैसिलिटी ना देखें, आप लोग ये देखें कि आपको कंटेंट और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ढंग का पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि समय लगता है दोस्तों वीडियोस बनाने में, है ना, मेहनत भी लगता है, और ये किसके लिए लगता है? आप ही लोग के लिए लगता है, ठीक है ना। कि चलिए कम से कम, है ना, बैचेस जो हैं वो कोचिंग में 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से ट्राइबेक ब्लू में आपके सारे क्लासेस चालू होंगे अपने अपने शेड्यूल टाइम पे, है ना। तो जो भी 10th के इंटरेस्टेड बच्चे हैं, है ना, वो ट्राइबेक ब्लू पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च करना है गूगल पे सर्च कीजिए, जहाँ पे सर्च करना है वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको एड्रेस मिल जाएगा कोचिंग का, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप बैच के बारे में पूछ सकते हैं जो भी पटना के अगल बगल लड़के रहते हैं। ये ट्राइबेक ब्लू जो है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल कांटी फैक्ट्री के आसपास ही पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जो बच्चे मुझे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं ना, तो अगर चाहते हैं कि सर वो हमसे ऑफलाइन पढ़े तो वो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात भी ध्यान दीजिएगा कि सर अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, अब आप इस 20 क्वेश्चन को NCERT में ढूंढिए कि सर सेम क्वेश्चन हमको कहीं दिख रहा है या सेम टाइप का, तो आपको दिखेगा कि सर 1 गो 3 गो 4 गो क्वेश्चन आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप RS अग्रवाल को खोलते हैं तो आप मेरी बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, कि जो लड़का RS अग्रवाल को 5 बार से 6 बार सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना, उसका जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। एटलीस्ट कम से कम आपको एक ही बुक को 3 बार सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि NCERT ख़राब बुक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जैसे ही अगर कोई चैप्टर मैं करवा दूँ ना तो NCERT से 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, वो खुद आप करिए ना प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं तो बार बार कहता हूँ। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए बोर्ड में अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 20 क्वेश्चन देखिए आपको RS अग्रवाल में मिल जाएगा, ठीक है ना। NCERT में खोजिएगा तो NCERT में नहीं मिलेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप देखिए, ठीक है ना, कि सर अगर हम 10 बुक नहीं बताएंगे ना, 10 बुक किसी को मैं प्रीफर करूँगा कि 10 किताब पढ़ो, अरे 1 किताब पढ़ो, लेकिन उसको इतनी बार पढ़ जाओ ना कि तुमको पेज नंबर याद हो जाए कि ये सवाल कहाँ किस पेज में नंबर में था, समझ रहे हो, इसको पढ़ाई कहते हैं। और जब तक इस तरह से पढ़ाई नहीं कीजिएगा आप लोग, आने वाला कंपटीशन देख लीजिए कितना टफ है ना, जॉब लेनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। हम लोग तो अभी लाइफ में संघर्ष कर ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना, अगर 10 से जीपी चाहिए तो मेहनत करो। मेरे पढ़ाए लड़के लाए हुए 100 में 100 मैथ में, साइंस में भी लाए हुए, आप बात मानो, ठीक है ना। अगर मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ तो बस आप लोग के लिए आ रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फैलना चाह रहा हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ, अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमसे पढ़ें और सीखें, है ना। जहाँ पे कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो अगले सेक्शन में हम लोग सेक्शन B और सेक्शन C दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे। अब जो भी वीडियोस की लेंथ आएगी ना, वो 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे की रहेगी, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, सैम्पल पेपर डिस्कस करने में क्वेश्चन मुझे लिखना भी पड़ता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको समझाना पड़ता है, फिर और वाला भी ऑप्शन ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर इस तरह से भागता चला जाऊँगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। और बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट लेना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। और साथ साथ में आपका पूरा बुक का रिवीजन इस 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, 2020 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है ना। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।